अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम इंशाल्लाह आज वीक 4 के कंटेंट शुरू करेंगे और इस वीक के जो कंटेंट्स हैं ना, उससे हम लोगों ने इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना है। इन कंटेंट से शायद हम हाफ चैप्टर कवर कर सकें और बाकी का हाफ फिर अगले कंटेंट में कवर होगा। अच्छा, अब थोड़ा-सा मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि हम लोगों ने इससे पहले तक चैप्टर नंबर 1 और 2 इनमें जो चीज़ें पढ़ी थी वो मेनली प्रोबेबिलिटी थी। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट सीखा, प्रोबेबिलिटी निकालने के बहुत से तरीके सीखे। मसलन हम लोगों ने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन रूल से हम कैसे सैंपल स्पेस के साइज़ का या फिर किसी इवेंट के साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन रूल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम ये सब चीज़ें किस तरह से अप्लाई होती हैं। अभी चैप्टर 3 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी इन इंजीनियरिंग शुरू करने लगे हैं। मतलब आप समझ लो कि अब जो आपका कोर्स है ना, जिसका जो टाइटल है प्रोबेबिलिटी इन इंजीनियरिंग, वो अब जाके शुरू होगा। तो प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले 2 चैप्टर्स में पढ़े हैं, वो यहाँ पर अप्लाई होंगे, लेकिन अब यूँ समझ लो कि उसका इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स आपको थोड़ी तवज्जो की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी और प्रैक्टिस की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है? तो इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा-सा ख़्याल रखना है कि अब चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएँगी, वरना नहीं। और ये भी काफ़ी चांस है कि अब से ऑनवर्ड्स जो चीज़ें हम पढ़ें वो आप लोगों ने पहले ना पढ़ी हों। मसलन जब जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या इवन प्रोबेबिलिटी का अपना नाम जो था वो तो आप लोगों ने पहले कहीं न कहीं किसी सब्जेक्ट में सुना ही होगा ज़रूर। अच्छा जी। ओके, ये हमारे लास्ट लेक्चर की रिवीजन है, लेकिन इसको मैं अभी बहुत डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ूँगी क्योंकि इसका आप मतलब ओएचटी भी दे चुके हो। लेकिन हम लोगों ने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जिसमें मतलब एक इवेंट का अकर होना दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क नहीं डालता, तो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ज़रा पढ़ते हैं रैंडम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि लेट्स सपोज हमारे अगला जो वर्ल्ड कप होना है क्रिकेट का, उसमें कितने पूल्स बनेंगे। लेट्स सपोज हमें इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है कि उसमें 4 पूल्स बन सकते हैं, ठीक है, या 4 ग्रुप्स बन सकते हैं। और फिर ये सवाल पूछा जाए कि अच्छा हर ग्रुप में कौन-कौन सी टीम्स होंगी। तो जो लेट्स सपोज़ के 12 या 16 टीम्स अवेलेबल हैं, उनको इन ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट का कि डिस्ट्रीब्यूटिंग टीम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाना शुरू करो, तो आपके पास ज़ाहिर है कि उसमें मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस बन जाएँगे। मसलन अगर मैं ए को देखूँ तो सिर्फ़ एक अगर हम पूल की बात करें तो ए का जो सैंपल स्पेस होगा उसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड, ठीक है? या फिर इस तरह से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और कीनिया, इस तरह से हो सकता है और ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मतलब इस तरह से बनती जाएँगी और सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर अदर 3 ग्रुप्स। अच्छा, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसी तरह से हेड हम लोगों ने जो कॉइन की टॉसिंग का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास जो ऑप्शन है या जो आंसर्स आते हैं हेड या टेल्स की फॉर्म में आते हैं, वो भी आप यूँ समझ लो कि जो सैंपल स्पेस बनता है, वो भी इंग्लिश लेटर्स के लिहाज से बनता है। मतलब हेड हेड हो गया डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट हम कितने कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। हेड टेल हो गया, इस तरह की ऑप्शंस आती हैं हमारे पास। अब हम इन सैंपल स्पेस को उठा के किसी कंप्यूटर में फीड इन नहीं कर सकते, ठीक है? या फिर हम उसके साथ कुछ मैथमेटिकल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते क्योंकि इन सारों की आउटकम की शक्लें ऐसी हैं कि मैथमेटिकल प्रोसेसिंग इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। तो फिर समटाइम्स वी वुड लाइक कि हम इसके ऊपर कोई फ़ॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है? इस सैंपल स्पेस के ऊपर।
ठीक है। अच्छा, ये वाली जो है ना लाइन, मुझे इस पूरे सेट के ऊपर लगानी चाहिए। मतलब इसमें और ये जो ए की मैं बात कर रही हूँ ना, इसमें अब और भी एलिमेंट्स होंगे। इसका साइज लेट मी इंक्रीज। अच्छा, ए में और भी एलिमेंट्स होंगे, तो हम इस पूरे के पूरे सैंपल स्पेस के ऊपर एक या इवेंट के ऊपर एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। और वो फॉर्मूला हमें इसको लेट मी राइट एक्स हियर। हर सैंपल की जो एंट्री है ना, या हर सैंपल का जो एलिमेंट है, ठीक है, उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। उसमें फॉर एग्जांपल ये वाला जो सैंपल स्पेस है, सॉरी, ये इस ये वाला जो इवेंट है, इस या इवेंट का लफ्ज़ भी ठीक नहीं है, इवेंट क्योंकि ए है। ये वाला इस इवेंट का जो ये एलिमेंट है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि सैंपल स्पेस का एलिमेंट भी होगा। ये किसी कोई फार्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, और ये मुझे जो फार्मूला का जो आउटपुट होगी, दैट विल बी इक्वल टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू x1। ठीक है। इसी तरह से जो अगली एंट्री है इस इवेंट की, वो उसके ऊपर भी हम कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे, और मुझे एक और न्यूमेरिकल वैल्यू x2 मिल सकती है। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो फार्मूला क्या लगाती हूँ। मिसाल के तौर पे उस फार्मूले का कोई इस तरह का ताल्लुक हो सकता है कि आखिरी 5 मैचेस जो हैं वो कौन सी टीम जीती है, या मसलन जो हर टीम कितने मैचेस जीती है और उनका जो सम होगा, लेट्स सपोज के वो मैं देखना चाह रही हूँ। तो अब ये जो x1 है, ये दिस इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ विंस दैट दीज 4 टीम्स हैड इन देयर लास्ट 5 मैचेस। ठीक है। या फिर हम ये देखना चाह रहे हैं कि विनिंग रेट टीम्स का कितना है, उसको ऐड अप करना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है। और हमें फिर हर न्यूमेरिकल वैल्यू के अगेंस्ट कुछ, हर एंट्री के अगेंस्ट को न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, और ये वाला जो सारा इवेंट है, या ये फिर एक नए तरीके से ट्रांसफॉर्म होके हमें मिलता है, और जिसमें से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। अब ये तो है जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये एक इवेंट के हवाले से दी है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल सैंपल स्पेस बनाना चाहूँ इस सिचुएशन की, तो सैंपल स्पेस के ऊपर भी मैं ये फार्मूला, कोई मैथमेटिकल फार्मूला लगा के ये वाली फॉर्म ले सकती हूँ। अच्छा, तो अब हम जब ये करते हैं ना कि हम किसी इस तरह की सैंपल स्पेस को पिक करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ना हो, ठीक है। अच्छा, हो भी सकती हैं, ये भी हो सकता है कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिलें, लेकिन मोस्टली हम इंटरेस्टेड ऐसे केसेस में होते हैं जहाँ पे आउटकम्स हमारी इस तरह की होती हैं, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो हम जब इसके ऊपर फॉर्मूला लगा के एक नए तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इस फॉर्मूले को बेसिकली हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, कुछ किताबों में आपको ये मिलेगा कि उस फॉर्मूले को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, या फिर कुछ किताबों में आपको ये भी मिलेगा कि फॉर्मूला लगाने के बाद ये जो नया वेरिएबल मिलता है, मतलब एक्स, ठीक है, इसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो कि कॉमन है वो ये कि जब सैंपल स्पेस के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, तो सैंपल स्पेस वाली वर्ड कॉमन है, किसी इवेंट के ऊपर नहीं, पूरे सैंपल स्पेस के ऊपर फॉर्मूला लगता है, और उसके नतीजे में जो एक न्यूमेरिकल वेक्टर मिलता है, उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, या फिर हम इस फॉर्मूले को, उस रूल को रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसको और समझाने के लिए इस तरह से हम बता सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर सैंपल स्पेस कुछ इस तरह की है कि जिसमें मुख्तलिफ आउटकम्स हैं। ठीक है। अगेन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये आउटकम्स नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। ठीक है। आई विल कॉल इट सैंपल स्पेस एस, और ये जो सैंपल स्पेस है ना, ये बेसिकली हम लोगों ने अब इसके ऊपर कोई फार्मूला लगाना है, जिसके बाद हर जो आउटकम है या हर जो एंट्री है सैंपल स्पेस की, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे देगी, तो वो एक रियल लाइन पर एक एलिमेंट या डेटा बन जाएगा, डेटा पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से ये वाली जो वैल्यू है, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हुआ, को न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिली, लेट मी कॉल इट x2। तो हमें एक रेंज मिल जाती है, लेट सपोज x1 से लेकर xk तक। ठीक है। मतलब x1 उसकी मिनिमम वैल्यू है, x की उसकी मैक्सिमम वैल्यू है,
ये वैल्यूज़ नेगेटिव भी हो सकती हैं, ये वैल्यूज़ इंटेग्रल भी हो सकती हैं, डेसिमल्स में भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि हम क्या क्या सिचुएशन देख रहे हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये सारी इंटेग्रल वैल्यूज़ ही हों, ठीक है? नेगेटिव भी हो सकती हैं, डेसिमल्स में भी हो सकती हैं। अ, हाँ जी, और कोई कंडीशन इसकी नहीं बचती। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि हमारे पास 2 वैल्यूज़, सैंपल स्पेस की 2 वैल्यूज़ एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू पे मैप हों। इट्स वेरी मच पॉसिबल। ऐसा नहीं होगा या ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि जितने सैंपल स्पेस में आउटकम्स हैं, उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मुझे रियल लाइन पे मिलें। इट्स नॉट नेसेसरी। उतनी भी मिल सकती हैं, उससे कम भी मिल सकती हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, ठीक है? ये नहीं हो सकता कि एक वैल्यू जो है वो 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पॉइंट आउट करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो जो मैंने सिचुएशन आपके सामने ब्लैक मार्कर और रेड मार्कर से ड्रॉ की है कि 2 वैल्यूज़ एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे मैप हो रही हैं, दिस इज़ पॉसिबल। अच्छा, तो ये हम लोगों ने सैंपल स्पेस एस के एलिमेंट्स लिए, उनके ऊपर कोई फार्मूला लगाया और वो फार्मूला हमें उसने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी। तो अब ये वाली जो है हमारे पास कन्वर्जन होके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमें मिली हैं, वी कॉल दिस रैंडम वेरिएबल एक्स। और अगर आप थोड़ा सा अपना जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने एफएससी में या शायद मैट्रिक में पढ़ा हो, कि ये हमारे पास बेसिकली डोमेन बन जाती है, ठीक है? ये डोमेन की वैल्यूज़ हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप इसे कह सकते हो, और ये रेंज है, ठीक है? तो किसी फॉर्मूले के तहत हम इनको लिंक करते हैं। अच्छा, लिंकेज का तरीका ये होता है, उसका भी आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म में बता देती हूँ। ये थोड़ा सा तो है, हम लोगों ने पिछली साइड में देखा था इस वाले पेज के ऊपर, लेकिन उसका जो एक मैथमेटिकल फॉर्म या इक्विवेलेंसी बनेगी वो ये कि हम एस आई लेट सपोज के ये जो मेरे पास सैम्पल स्पेस एस में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, मैं इसको S1 S2 S3 और लास्ट एलिमेंट लेट सपोज मेरे पास एस ऑफ के है, ठीक है? तो कोई भी मैं एलिमेंट एस ऑफ आई उठाती हूँ, उसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है? अच्छा, मुझे तो उसको थोड़ा सा इसका साइज छोटा रखना चाहिए ताकि ये अंदाज़ा हो कि मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है? आई पिक अप एन एलिमेंट एस आई, या आई वुड पिक एन ith एलिमेंट of sample space S, apply a formula and I will get a numerical value, ठीक है? तो एस आई क्या बन गया? एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस। कैपिटल एक्स जो है मेरे पास एक रूल है या फॉर्मूला है दैट असाइंस अ न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स टू दिस सैम्पल स्पेस एंट्री। और ये जो एक्स है मेरे पास, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि मैंने अभी आपको 2-3 दफ़ा बोला भी है, ठीक है? तो ये थोड़ी सी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी सैम्पल स्पेस की और रैंडम वेरिएबल की। और यही सारा कुछ इस स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ भी है, अ, कि हम किस तरह से मैपिंग बेसिकली कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ अब मैं इसी स्लाइड के ऊपर रहते हुए आपको फिर से बताना चाहूँगी कि अब अगर आप नोट करो, तो हमें यहाँ से 2-3 बातें पता चलती हैं। जिस तरह से हम लोगों ने सैम्पल स्पेस के मुख्तलिफ टाइप्स देखी थी ना, अगर आपको याद हो, तो 3 टाइप्स हम लोगों ने सैंपल स्पेस की डिस्कस की थी पहले दूसरे लेक्चर में। सैंपल स्पेस हमारे पास हो सकता है डिस्क्रीट, ठीक है? जैसे हमारे पास 2 ऑप्शंस आती हैं फिर, काउंटेबल और काउंटेबल फाइनाइट और अनकाउंटेबल फाइनाइट, ठीक है? और इसी तरह से हमारे पास फिर कंटिन्यूस ऑप्शंस आती हैं, वो तो इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है? उसको हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स में भी होता है, ठीक है? इट्स वेरी मच पॉसिबल कि रैंडम वेरिएबल्स भी हमारे पास जो है ना, फिर अब 2 तरह के होते हैं। अगर तो मेरे पास की सारी वैल्यूज़ अलग-अलग काउंट हो सकें, जैसे कि आपको सब नज़र आ रहा है कि x1 एक प्री डिटरमिन्ड वैल्यू है, मुझे मैथमेटिकल फार्मूला एग्जैक्टली एक वैल्यू x1 निकाल के दे देगा।
और इस तरह से x2 निकाल के दे देगा। तो अगर आप इस सिचुएशन के ऊपर गौर करो तो ये मेरे पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की अगर हम बात करें ना तो उसमें फिर अच्छा काउंटेबल अनकाउंटेबल के लफ्ज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ सैम्पल स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है कि रैंडम वेरिएबल का या तो एक फाइनाइट सेट हो, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है कि इसमें x1 से लेकर x तक सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये एक इनफाइनाइट सेट हो जिसमें अपर वैल्यू कोई डिफाइंड ना हो, ठीक है। इट मे हैव अ स्मॉलर वैल्यू विच इज़ x1 और अपर वैल्यू कोई डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है और अपर लिमिट हम ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये तो दोनों केसेस जो हम लोगों ने डिस्कस किए कि एक्स के का मौजूद होना या ना होना, ये तो हमारे पास दोनों डिस्क्रीट के ज़ुमरे में ही आती हैं। लेकिन इसलिए हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी हो सकता है अगर हमारे पास x1 से लेकर x तक कंटिन्यूसली सारी वैल्यूज़ डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, अब उसको ड्राइंग करना जो है ना उसकी एक तो पॉसिबल नहीं है, दूसरा वो होगा भी इनकरेक्ट। लेकिन उसका मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि लेट्स सपोज के ये पॉइंट है मेरे पास, तो वो अब इमीडिएटली इसके बाद जो पॉइंट है उसके ऊपर लाई कर रहा है, और इसी तरह से ये पॉइंट इमीडिएटली इसके बाद जो पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। लेकिन ये बताना इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि हाँ, जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो उसके बाद हम अगर ये कहें कि x1 के बाद कौन सा पॉइंट आएगा तो वो टेक्निकली इनकरेक्ट है ये सवाल पूछना, क्योंकि यहाँ पे ये रियल नंबर्स होते हैं। x1 से लेकर x तक के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं, अगर हम रियल लाइन पे उनको देखें तो दे आर इनफाइनाइट, दे आर नॉट काउंटेबल। तो इसलिए ये जो है ना ये ड्राइंग इस तरह से बताना इट्स नॉट करेक्ट। अच्छा, लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन ये हो कि सैम्पल स्पेस के ऊपर कोई फार्मूला लगाकर हमें इस तरह का रैंडम वेरिएबल मिले कि x1 से लेकर x तक हर वैल्यू रैंडम वेरिएबल x का हिस्सा हो, तो इस तरह का जो रैंडम वेरिएबल होता है दैट इज कंटिन्यूस इन नेचर, ठीक है। अच्छा, होपफुली आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को थोड़ा सा समझना है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। हमारे पास अगर एक सैम्पल स्पेस अवेलेबल है तो सैम्पल स्पेस को देखते हुए हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स किस तरह से बनाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, उनकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकलती है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी के दो प्रोबेबिलिटी को लिखने के या एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं, वो हम लिखेंगे। और फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस लेक्चर फिर हम लोग ये देखेंगे कि हमें सैम्पल स्पेस अगर गिवन हो तो हमें उसका मीन निकालना आता है, लेकिन हम जब सैम्पल स्पेस को मैप कर देते हैं रैंडम वेरिएबल के ऊपर तो हम रैंडम वेरिएबल का मीन कैसे निकालेंगे, और इसी तरह से फिर हम रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस भी निकालना सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है और इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स निकालना सीखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को मैंने अभी बेसिकली इसी के बारे में एक्सप्लेन किया है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और उसके अलावा इसमें थोड़ी कुछ और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। अगर आपकी क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट के फैमिली मेंबर्स का नंबर लिखा जाए तो वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। उसमें से हो सके कुछ लोग ज़्यादा दफ़ा 5 बोलें, ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा दफ़ा 4 बोलें मिसाल के तौर पे। तो लेकिन एक एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, और सारी जो दरमियान में वैल्यूज़ होगी वो काउंटेबल होंगी। इसी तरह से 10 बल्ब्स का अगर कोई बॉक्स है तो उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो सकते हैं? 0, मतलब हो सकता कोई भी डिफेक्टिव ना हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टिल 10, यानी कि 10 के 10 खराब हैं। तो ये दोनों जो हैं वो केसेस हम लोगों ने पढ़े या समझे जिसमें हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक क्लोज्ड सेट है, ठीक है? जिसको हम जब सैंपल स्पेस की में ये चीज़ पढ़ी थी तो हम लोगों ने काउंटेबल का नाम दिया था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल का लफ्ज़ हम यहाँ पे यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, और कंटिन्यूअस भी मैंने आपको बताया। अच्छा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यूजुअली इस तरह के वेरिएबल्स या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम हाइट या वेट या टाइम वगैरह मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे हाइट वेट या टाइम है, इस ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं उनकी प्रिसीजन या एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। अदरवाइज उसका अगर आप हाइट को या वेट को देखो तो उसका डेसिमल के बाद तो उसके इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो इसलिए वो सारी सिचुएशंस या वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पे हम इस तरह के एलिमेंट्स की बात करेंगे, जहाँ पे मेजरमेंट की बात आ रही होगी, वहाँ पे हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बनाएंगे या अज्यूम करेंगे। अच्छा,
अब ना हम यूँ करने लगे हैं कि हम रैंडम वेरिएबल बनाना सीखने लगे हैं। अगर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है तो अब ज़ाहिर सी बात है कि एक्सपेरिमेंट अगर है ना तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो सैंपल स्पेस बनाने का होगा। ठीक है? तो सैंपल स्पेस हम बनाएँगे और फिर हम उसके बाद उस सैंपल स्पेस को देखते हुए वहाँ से रैंडम वेरिएबल डिड्यूस करेंगे। पहले हम ज़रा इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें और फिर हम उसके बाद रैंडम वेरिएबल बनाना सीखते हैं। ठीक है? अच्छा जी, 2 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। बैलेंस का मतलब ये है कि मतलब हम जब इसको टॉस करेंगे तो हेड और टेल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ इक्वल। तो ऐसा नहीं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो या टेल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं हम कि 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं और उनकी जो फेस वैल्यूज़ है जो भी वो जिस पे वो लैंड करते हैं हम उसको नोट कर रहे हैं, ठीक है? तो देन द सैंपल स्पेस इज़ दिस। तो ख़ैर यहाँ पे जो सैंपल स्पेस दी हुई है लेकिन आपको पहला जुमला पढ़ने के बाद इसका सैंपल स्पेस बनाना ज़रूर आना चाहिए। तो बस 2 ऑप्शंस हैं कि दोनों हेड पे लैंड करें, पहले का हेड हो, दूसरे का टेल हो, पहले का टेल हो, दूसरे का हेड हो या फिर दोनों टेल्स पे लैंड करें, ठीक है? तो ये 4 पॉसिबल सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स बनते हैं। अच्छा, हम लोगों ने करना ये है कि अच्छा हमें ये भी गिवन है कि रैंडम वेरिएबल जो हमने डिफाइन करना है, उसमें जो n है दैट इज़ नंबर ऑफ हेड्स एंड s रिप्रेजेंट्स मतलब s का मतलब ये जो स्मॉल s है, लोअर केस s इसका मतलब ये है कि अ सिंगल एलिमेंट या अ सिंपल इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो हम लोगों ने एक रैंडम वेरिएबल इस रूल के तहत डिफाइन करना है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं हमारे सैंपल स्पेस में, ठीक है? वैसे तो है नीचे आंसर दिया हुआ है लेकिन इसको मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि ये किस तरह से आएगा। अच्छा, ओके। तो मेरा जो सैंपल स्पेस है मेरे पास, वो हम डिफ़ाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है? और जो रैंडम वेरिएबल है अभी रैंडम वेरिएबल है हम बाद में बनाएँगे। पहले हम जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जिसके ऊपर ये सेट मैप होता है ना, पहले हम वो कर लें। रैंडम वेरिएबल ये कहता है कि नंबर ऑफ हेड्स इन अ गिवन आउटकम। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ हेड्स 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो मुझे यूनिक वैल्यूज़ देखनी है, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मुझे मिल रही है ना मैप होके, वो 3 है, 0, 1 और 2। अच्छा, आगे जाने से पहले हम एक दफ़ा इसका फिर हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लें। कैपिटल S इज़ अ सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट जहाँ पे 2 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड एंड वी नोटेड द आउटपुट। फॉर्मूला क्या है? काउंट द नंबर ऑफ हेड्स। ये फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने हर इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर या हर इंडिविजुअल सैंपल स्पेस की एंट्री के ऊपर और हम लोगों ने उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिली हम लोगों ने वो नोट डाउन कर ली, ठीक है? अब यहाँ से जब रैंडम वेरिएबल बनेगा तो वी विल कॉल इट एक्स और इसके जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल 0, 1, 2। 1 दो दफ़ा नहीं आएगा, 1 एक ही दफ़ा आएगा क्योंकि ये सेट है तो इसमें हम मतलब 1 को 4 दफ़ा या मतलब एक ज़्यादा दफ़ा तो नहीं लिख सकते। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल होगा और आपके सामने जो स्क्रीन है उसकी मैं थोड़ा-सा डिटेल से बताया हुआ है कि कौन सी सिचुएशन में x की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये वो सिचुएशन होगी जहाँ पे s की वैल्यू t मतलब t उसमें होगा, दोनों टेल्स होंगी। और एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम लोगों ने जब करना होगा एड्रेस तो वी विल कॉल इट लोअर केस x, ठीक है? लोअर केस x हम इस्तेमाल करते हैं एक इंडिविजुअल वैल्यू को असेस एक्सेस करने के लिए, ठीक है? तो ये हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल गिवन है उसमें हम लोगों ने सैंपल स्पेस बनाई मतलब खैर इसमें तो गिवन थी लेकिन हम लोगों ने सैंपल स्पेस को देखते हुए रैंडम वेरिएबल को बनाना सीखा। अच्छा, इसी तरह से अगर ये एक्सपेरिमेंट हो गया कि 3 को कॉइन्स को टॉस किया जाए तो वहाँ पे रैंडम वेरिएबल कैसे बनेगा? काउंटिंग द नंबर ऑफ हेड्स। तो व्हाट यू शुड डू कि आपको ये वीडियो यहाँ पे पॉज़ करनी चाहिए और आपको पहले सैंपल स्पेस बनाना चाहिए और फिर आपको उसके हिसाब से रैंडम वेरिएबल बनाना चाहिए। मैं थोड़ा-सा अब यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 3 कॉइन्स अगर हम इकट्ठे टॉस करें तो मेरे पास जो आउटपुट्स आ सकती हैं दैट आर हेड 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 टेल क्योंकि ये जिस तरह से आप डीएलडी में 0 1 0 का करते हो ना, ये बिल्कुल उस तरह की चीज़ है। हेड टेल 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 हेड हेड। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि ये ना इसी में पूरा हो जाए।
टेल हेड टेल 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 हेड और बाकी क्या रह गया? टेल टेल टेल। ओके, अब अगर मैं नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे काउंट करूँ और उसके नीचे मैं लिखती जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ हेड्स 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे अच्छा मैंने तो उसकी तरतीब इतनी मुनासिब नहीं रखी, मैं अब यहाँ से ऑनवर्ड नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पर 1 है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 1 है और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो अब ये पहला जो बिल्कुल एलिमेंट था ना सैम्पल स्पेस का, उसके बाद जो फॉर्मूला अप्लाई किया तो मुझे 3 मिला है, कुछ बीच में और वैल्यूज़ मिली हैं और जो आखिरी मिला है दैट इज़ 0। तो अब मुझे यूनिक एलिमेंट्स को उठा के रैंडम वेरिएबल बनाना है। तो आप नोट करो तो रैंडम वेरिएबल जो मेरे पास बनेगा दैट विल बी इक्वल टू दैट वुड हैव न्यूमेरिकल वैल्यू 0, 1, 2 और 3। तो उस जो नया रैंडम वेरिएबल बनेगा मेरे पास इस एक्सपेरिमेंट के तहत उसमें 4 एंट्रीज होंगी, ठीक है। ऑफ कोर्स एक्सटेंड किया जा सकता है फिर 5 या उससे ज़्यादा के ऊपर, 4 या उससे ज़्यादा के ऊपर। ओके, तो रैंडम वेरिएबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले सैम्पल स्पेस हम बनाते हैं। तो हमें एक तो सैम्पल स्पेस बनानी आनी चाहिए और दूसरा फिर हमें जो रूल है उसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल वैल्यू लेना आना चाहिए। अच्छा, अब ओके हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अच्छा, there's a telephone switch and we observe 3 calls जिसमें हर कॉल के ऊपर चांस है कि वो वॉइस कॉल भी हो सकती है और डेटा कॉल भी हो सकती है। अच्छा, अम, शायद आपको कब याद हो या आई एम नॉट श्योर, या आपके पता नहीं शायद पैदा होने से पहले की बात होगी। ये जब इंटरनेट के लिए वाईफाई इस्तेमाल नहीं होता था बल्कि मॉडेम्स वगैरह इस्तेमाल होते थे और हमें कॉल मेक करनी पड़ती थी। पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा अर्से तक इंटरनेट इसी तरह से अवेलेबल रहा था। तो वो वाली कॉल जो इंटरनेट के लिए मेक की जाए वी कॉल इट डेटा कॉल। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे जो है ना मतलब सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हमें समझ आ जाता है लाइकली पे जो जो ख़त्म हो रहा है इस जुमला कि 3 कॉल्स टेलीफोन स्विच में देखी जा रही हैं, 3 कंसेक्टिव कॉल्स और ईच कॉल इज़ इक्वली लाइकली प्रोबेबल ऑफ बीइंग अ वॉइस कॉल और अ डेटा कॉल। तो यहाँ पे ना आपका जो सैंपल स्पेस है वो बन जाता है और ये बिल्कुल जिससे हम लोगों ने हेड टेल का बनाया ना वो उसी तरह से है। लेट मी जस्ट राइट वॉइस फॉर एग्जांपल वॉइस डेटा एंड सो ऑन, और मेरे पास जो बिल्कुल आखिरी बनेगा वो बनेगा डेटा डेटा वॉइस या डेटा डेटा डेटा, ठीक है। टोटल 8 मेरे पास ये बनेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का बन गया सैंपल स्पेस। अब जो रूल गिवन है वो ये है कि लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स। ये हम लोगों ने इस सैंपल स्पेस को देखकर एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल एक्स बनाना है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं कि वो ये शो करे कि नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स कितनी हैं और इसी तरह से वाई द नंबर ऑफ डेटा कॉल्स, यानी कि एक और रैंडम वेरिएबल बनेगा वाई जो कि काउंट करेगा कि नंबर ऑफ डेटा कॉल्स कितनी हैं, ठीक है। और अब हम अच्छा ये इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने का मकसद ये भी है कि हमें ये बात पता लगे कि ज़रूरी नहीं कि हम किसी एक मतलब एक जैसे एक्सपेरिमेंट हमारे पास हुआ है और उसके बाद हमें एक सैंपल स्पेस मिली तो ज़रूरी नहीं कि हम उससे सिर्फ एक ही रैंडम वेरिएबल बना सके। हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो हमारा रैंडम वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग मिसाल के तौर पर एक ही सैंपल स्पेस को देखते हुए 2 रैंडम वेरिएबल्स बना रहे हैं। एक में हम इंटरेस्टेड हैं कि वो नंबर ऑफ हेड्स शो कर नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स शो करे और दूसरे में हम इंटरेस्टेड हैं कि वो नंबर ऑफ डेटा कॉल्स शो करे। तो इस तरह का मतलब ये जो मैंने आपके सामने एक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उसमें यहाँ बस ये सिचुएशन बनती है कि ये जो पॉसिबल आउटकम्स है ना वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। मतलब डी 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 उसमें एक और होती है फिर डेटा डेटा वॉइस और ये जो आखिरी इसमें आउटकम लिखी है दैट इज़ वॉइस वॉइस वॉइस। तो अगर मैं एक्स को नोट करूँ बिकॉज एक्स में मुझे काउंट करने नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं हर एक्सपेरिमेंट के एंड पे
वॉइस कॉल्स के हिसाब से नंबर लिख रही हूँ, तो जो डेटा 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 इस तरह की जो कॉल्स का एक सेट होगा, उसके फिर नीचे ज़ीरो लिखा जाएगा क्योंकि इसमें वॉइस कॉल नहीं है। लेकिन अगर मैं वाई की बात करूँ तो मैं डी 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 के नीचे 3 लिखूँगी क्योंकि वाई इज़ काउंटिंग या वाई इज़ टू बी मेड अप आफ्टर काउंटिंग डेटा सेल्स, सॉरी डेटा कॉल्स। तो जो एक्स और वाई हैं, अगर हम इनके नोट करें पॉसिबल आउटकम्स तो वो यही होंगे। ठीक है, एक्स भी यही होगा और वाई भी मेरे पास यही बनेगा। ठीक है, वाई भी उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज यही होंगी, लेकिन वाई को हो सकता है कि हम किसी और तरह इस्तेमाल करना चाहें, एक्स को हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना चाहें, या ये आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक्स और वाई एक ही जैसे हैं, वरना हम इस तरह के रैंडम वेरिएबल्स ही बना सकते हैं जो कि मुख्तलिफ जिनकी फिर वैल्यूज़ आए। ठीक हो गया? अच्छा, इससे अब आगे चलते हैं। ओके, अब ये हमें थोड़ा-सा समझना है और फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, अब इसमें जो पहली चीज़ है, वो ये है कि कंसिडर अ सिंपल कंडीशन इन व्हिच कंपोनेंट्स आर अराइविंग फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन एंड दे आर स्टिपुलेटेड टू बी डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव। ठीक है? मसलन हमारे पास प्रोडक्शन लाइन के एंड पे कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं और हम लोगों ने ये चेक करना है कि कंपोनेंट डिफेक्टिव है या नॉट डिफेक्टिव है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसका सैम्पल स्पेस देखें तो देयर कैन बी टू ऑप्शंस। वो क्या दो ऑप्शंस हो सकती हैं? यहाँ तो कंपोनेंट डिफेक्टिव होगा या वो कंपोनेंट परफेक्ट कंडीशन में होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा अब हम रैंडम वेरिएबल किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर रैंडम वेरिएबल जो है वो ये देखना चाह रहा है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कितने हैं। ठीक है, जिसको चूंकि मैंने किया हुआ आगे तो मैं ओके, यहाँ नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव्स कितने हैं, तो उस लिहाज से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉन डिफेक्टिव अगर हो तो यहाँ पे चूंकि कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, यहाँ हम नॉन डिफेक्टिव काउंट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो यहाँ बस ये ऑप्शन 1 की आ गई और डिफेक्टिव में मतलब ये वाली जो आउटपुट है जिसमें से डिफेक्टिव निकलता है, तो बिकॉज इट इज़ नॉन डिफेक्टिव तो यहाँ पे हम ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप करूँगी और आपने थोड़ा सा इसके बारे में सोचना है कि कहने को हमें ये दो पॉसिबल आउटकम्स लग रही हैं। ठीक है, अगर मैं सैम्पल स्पेस की बात करूँ कि डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, लेकिन अगर मेरे पास प्रोडक्शन लाइन के एंड पे मिसाल के तौर पे 100 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और उन 100 कंपोनेंट्स में 60 अगर नॉन डिफेक्टिव हों, ठीक है, टोटल 100 कंपोनेंट्स में लेट्स सपोज कि मेरे पास 60 कंपोनेंट्स नॉन डिफेक्टिव हैं और 40 कंपोनेंट्स डिफेक्टिव हैं। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल ये पूछती हूँ कि नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आपको बहुत मतलब ये क्लैरिटी से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नॉन डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट बीइंग नॉन डिफेक्टिव, वो होगी 60/100 क्योंकि 100 कंपोनेंट्स में मेरे पास 60 जो हैं दे आर नॉन डिफेक्टिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो यू मस्ट नो कि इट इज़ 40/100। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर हमारे पास किसी भी सैम्पल स्पेस में अगर टोटल सिर्फ 2 आउटकम्स भी हों तो ज़रूरी नहीं होता कि वो इक्वली लाइकली हों, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने कॉइन टॉसिंग का एक्सपेरिमेंट जब भी किया तो हम लोग ये बात करते हैं कि जी हेड के आने की या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी एक ही जितनी है, तो उसको हम फिर 50-50 प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। लेकिन जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है ये 100 कंपोनेंट्स वाली और फिर डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव की जो क्वांटिटी बताई है उसमें दो ही पॉसिबल आउटकम्स है कि कंपोनेंट या तो डिफेक्टिव हो सकता है या फिर नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर हम स्टेटिस्टिकली इस चीज़ को देखें कि इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है तो वो 50-50 ही होगी, वो डिफरेंट होगी फिर। अच्छा,
ये इस चीज़ का ताल्लुक ना रैंडम वेरिएबल के साथ अभी नहीं बना, लेकिन चूँकि इवेंचुअली बनेगा तो इसलिए दैट इज़ व्हाई आई वांटेड यू टू थिंक अबाउट इट एट दिस स्टेज कि 2 आउटकम्स होने के बावजूद इट इज़ नॉट नेसेसरी कि प्रोबेबिलिटी इक्वली डिवाइड हो। अच्छा, अब ये तो सिंपल पॉसिबल केस था ना कि जिसमें हम लोग हर लेट्स सपोज़ कि 100 कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहे हैं तो हमने हर किसी को चेक करना है, ठीक है? और जो हमारे पास फिर 2 ऑप्शंस पॉसिबल हैं सैंपल स्पेस की उसको देखकर हमने रैंडम वेरिएबल को बना लिया। अच्छा, अब लेट्स सपोज़ कि हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह का है, ये जो अगली स्लाइड में मेंशन भी है कि स्टैटिस्टिशियन दे यूजुअली यूज्ड सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड का मतलब ये है कि अब हम लोगों ने एक प्रोडक्शन लाइन के एंड पे लेट्स सपोज 100 कंपोनेंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो अब हम 100 कंपोनेंट्स को चेक करना बड़ा मुश्किल काम है, तो व्हाट डू दे यूज अ सैम्पलिंग मेथड कि वो एक नंबर सोच लेते हैं कि अच्छा 10 सैंपल्स मिसाल के तौर पे हम इस बॉक्स में से उठाएंगे या इन 100 कंपोनेंट्स में से हम 10 कंपोनेंट उठाएंगे, और अगर मिसाल के तौर पे इन 10 में से 5 से ज़्यादा ख़राब हुए तो वो पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? या अगर 5 इज़ अ वेरी हार्श नंबर, अगर तो अगर 8 या 8 या 8 से ज़्यादा ख़राब हुए तो हम उस लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर 8 से कम ख़राब निकलते हैं उस लॉट में से तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? वो नंबर एक डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट या ईच एंड एवरी कंपोनेंट, 10 सैंपल्स रैंडमली उठा लिए जाते हैं, उन 10 सैंपल को चेक किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि उसमें से अब कितने खराब और ठीक हैं। अच्छा, अब जो सवाल है हमारे सामने वो ये है कि सपोज़ एक सैम्पलिंग प्लान जो है वो हम लोगों ने डिवाइस किया है और उस सैम्पलिंग प्लान के हिसाब से 100 आइटम्स में से 10 आइटम जो है वो चूज़ किए जाएँगे। अच्छा, ये जो आगे ये जुमला लिखा हुआ है ना कि इन व्हिच 12 आर डिफेक्टिव, इट माइट बी नोन टू अस फ्रॉम द प्रीवियस हिस्ट्री कि अच्छा ये मशीन जब बनाती है 100 कंपोनेंट बनाती है तो 12% इसमें से ख़राब होते हैं, या इट माइट नॉट बी नोन टू अस। ये सवाल पूछने की गर्ज से दिया गया है कि जी 12 कंपोनेंट ख़राब हैं लेकिन 100 में से आपने 10 चेक करने हैं। अच्छा, अब इस केस में हम अगर एक्स एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करें जो कि इस बेसिस के ऊपर बना हो कि वो जो 10 की लॉट हमने चेक की है उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव एलिमेंट्स कितने हैं, तो उन उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बेसिस के ऊपर एक्स बनाना है। अच्छा, अब एक्स बनाने से पहले मिसाल के तौर पे अगर ये सवाल आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि सैंपल स्पेस बनाओ, वैसे दिया तो नहीं जा सकता था क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह के सवाल का सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, तो हम लोगों ने अगर 100 कंपोनेंट्स में से 10 कंपोनेंट उठाने हैं, ठीक है, जिसमें से डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव दोनों हो सकते हैं, तो जो उसका कॉम्बिनेशन के लिहाज से टोटल साइज बनेगा ना, मतलब सैंपल स्पेस का साइज वो इतना होगा, ठीक है? और एक छोटी सी मिसाल जो है वो इस तरह की हो सकती है। अब 10 इज़ अ बिग नंबर बट लेट मी राइट एन डी डी एन डी एन डी एन डी 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 एन डी, ठीक है? आई होप कि ज़्यादा तो नहीं हो गए, नहीं ज़्यादा हो गए, मुझे यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए, ठीक है? एक सैंपल्स में इसमें से मैं एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट उठाऊँ, तो वो इस तरह का हो सकता है जैसे मेरे पहले 2 नॉन डिफेक्टिव है, फिर डिफेक्टिव निकल आए, जब मैंने 10 एलिमेंट्स चेक किए, फिर 3 नॉन नॉन डिफेक्टिव और आखिर के चारों डिफेक्टिव, ठीक है? तो ये एक एक वन ऑफ दीज़ पॉसिबल वैल्यूज़, वन ऑफ दीज़ पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है? अच्छा, तो ये मैं आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके सैंपल स्पेस किस तरह की होगी। अच्छा, अब हम बिकॉज़ इस तरह का सैंपल स्पेस मेंटेन करने बैठे हैं, तो हमारे पास अब ना सिर्फ ये कि ऑप्शंस बहुत सारी बन जाती हैं, बल्कि ये हमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी इसके ऊपर। लेकिन अगर हम इसे किसी तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें, तो दैट विल बी मोर यूज़फुल टू अस। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो इस पर्टिकुलर जो सेट है ये वाला, ये जो मेरे पास एक आउटकम बनी हुई है, इसकी तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 5 होगी,
ठीक है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू पीपल कि इसको मैं इस मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करूँगी, लेकिन आपको अब यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके देखना चाहिए या थोड़ा सा खुद से सोचना चाहिए कि मेरे पास एक्स क्या बन सकता है। अच्छा, इज़ इट पॉसिबल कि मैं 10 के 10 एलिमेंट्स जब चेक करती हूँ तो उसमें से कोई भी डिफेक्टिव ना निकले? येस, इट इज़ पॉसिबल। तो उस केस में मेरे पास जो एक्स होगा वो इस तरह की सारी सिचुएशंस में वो जो सारे सेट्स होंगे जिसमें कोई डिफेक्टिव वैल्यू नहीं निकलेगी, कोई डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकलेगा, तो मुझे वो मैप होके ज़ीरो के ऊपर आएगा। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि सारी लॉट में सिर्फ एक डिफेक्टिव कंपोनेंट निकले। अच्छा, अब वो जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना कि हमारे पास ये इट्स वेरी मच पॉसिबल कि जो सैंपल स्पेस के सेट्स हैं, जो सैंपल स्पेस के आउटकम्स हैं, वो एक से ज़्यादा आउटकम्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू को मैप करें। वो आपको यहाँ से भी अब पता लग रहा होगा। मसलन मैं ज़रा अब यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करने के लिए ना एन और डी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों सिचुएशंस को देखो, ठीक है, ये मेरे पास मैंने एक लॉट चेक की तो मेरे पास कुछ इस तरह का सेट बना, और ये मैंने एक लॉट चेक की तो इस तरह की सिचुएशन बना। तो मेरे पास ये टेक्निकली इन दोनों का मतलब इंटरप्रिटेशन एक ही है कि 10 को जब चेक किया गया तो उसमें से एक खराब था। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन से हमें इतना गर्ज नहीं है। तो ये वाला जो आउटकम है यहाँ सैम्पल स्पेस का, ये भी इसके ऊपर ही मैप होगा, और इसी से जो नीचे वाली जो आउटकम है किसी भी सैम्पल स्पेस की, वो भी इसी के ऊपर मैप होगी। और इसी तरह से देयर आर अदर आउटकम्स टू जो कि मैप होके हमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ही देंगे। ठीक हो गया? तो ये हम लोगों ने जो पहले बात की थी उसका ये मतलब था। और इसी तरह से इट्स पॉसिबल कि मैं 10 एलिमेंट्स को चेक करूँ, 10 कंपोनेंट्स को चेक करूँ, उसमें से सिर्फ 2 खराब हों और 10 के 10 भी खराब हो सकते हैं। ठीक है? तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसका कुछ इस तरह का रैंडम वेरिएबल बन सकता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम लोगों ने ज़रा सीखना है कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब पहले तो यहाँ पे ना आप लोगों से एक सवाल बनता है, और अगेन आपने इसको ज़रा पॉज़ करके खुद से सोचना है। पहला सवाल ये है कि रैंडम वेरिएबल कैसे बनता है? अच्छा, अब आपको इसका जवाब बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं और सैंपल स्पेस के बाद हम रैंडम वेरिएबल बनाते हैं, या फिर जैसे इस एग्जांपल में तो हम लोगों ने सैंपल स्पेस पहले से नहीं बनाया, बट वी हैड एन आइडिया, ठीक है, कि सैंपल स्पेस किस तरह का बनेगा। तो उस आइडिया को इस्तेमाल करके हम लोगों ने फिर रैंडम वेरिएबल बना लिया। अच्छा, लेकिन सैंपल स्पेस का हमें ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम एक्स बना सकें। अब अगर हमें ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है, हम लोगों ने सैंपल स्पेस को देखते हुए रैंडम वेरिएबल एक्स बनाना है, तो फिर हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि हम लोगों ने जो सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए रैंडम वेरिएबल की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है? मतलब इस बात का ये है कि अगेन ये मेरे पास, अगर मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूँ जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी, तो और मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि जी ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक डिफेक्टिव होगा, तो मैं अब इस तरह से कहना कंप्लीटली इनकरेक्ट है कि चूंकि x में टोटल 11 एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैं देखूं तो इट विल बी 1/11। तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये 1 मेरे पास आया कहाँ से है? मेरे पास सैंपल स्पेस में कुछ आउटकम्स थी जिन्होंने मैप होके बन दिया, तो मुझे प्रोबेबिलिटी इन आउटकम्स की देखनी पड़ेगी। ठीक है, जिस तरह से ये आउटकम्स मेरे पास पहले से मौजूद थी और इनको देखते हुए रैंडम वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू निकली थी, इसी तरह से मुझे इन्हीं आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी ताकि मेरे पास इस 1 की के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकल सके। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से दिमाग में आप बैठा लो कि जिस तरह से रैंडम वेरिएबल जो है वो सैंपल स्पेस से बनता है, इस तरह से रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी से ही बनती हैं। अच्छा, अब हम
रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ निकालना सीखेंगे। अच्छा, अब और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ना आप जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होगा, जो मेथड यूज़ होंगे, वो वही वाले हैं कमोबेश जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सीखे हैं। तो अब उनकी थोड़ी-सी यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़ होगी। अच्छा, और एक छोटी-सी बात है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे ना कि प्रोबेबिलिटी ये टोटल तो हमारे पास आपको पता है ना हमारे पास 1 होती है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से ये जो हमारे पास लेट्स सपोज़ कि एक्स में हमें 11 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, हर एलिमेंट को कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन होगी और हम जब उन सारी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे, इट शुड बी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक 1 जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है हर न्यूमेरिकल वैल्यू को आप कह सकते हो या हर वैल्यू को, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, ओके। और इस तरह से फिर हम जब प्रोबेबिलिटीज को असाइन कर लेंगे हर रैंडम वेरिएबल की हर एंट्री को या रैंडम वेरिएबल के हर एलिमेंट को जब हम एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर देंगे तो वी विल कॉल वो जो सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज आएगा ना हमारे पास, जैसे हमारे पास इस केस में एक सेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज आएगा जिसमें 11 वैल्यूज होंगी, तो विल कॉल दैट प्रोबेबिलिटी mass function. Why mass? Because these are discrete values. जब हम कंटिन्यूस फंक्शन की बात करेंगे, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे, तो वहाँ पे इट विल बी लाइक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो बट लेट्स डिस्कस इट लेटर। अभी हमारे पास जैसे ये x है जिसमें 11 वैल्यूज़ हैं इस रैंडम वेरिएबल में, तो हम जब हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वील हैव अ टोटल ऑफ 11 प्रोबेबिलिटीज़, और वो जो 11 प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका जो सेट होगा विल कॉल दैट प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन। और उसको डिनोट किया जाता है इस तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, मिसाल के तौर पे मैं इसी की बात कर लेती हूँ जो मैंने बनाया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 विच दिस इज बेसिकली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कि व्हेन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को की हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो उसको डिनोट करने का तरीका कुछ इस तरह का होता है। अच्छा, अभी मेरा ख्याल है कि हमने अगले कुछ स्लाइड्स में प्रोबेबिलिटीज़ निकालना सीखनी है। मिनट, अच्छा ओके, ये हम लोगों ने ना पुरानी स्लाइड्स को इस्तेमाल करना है। अच्छा, लेट मी नॉट चेंज दिस स्लाइड, लेकिन मैं ना ये इस स्क्रीन का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेती हूँ ताकि हम इसको लिख के भी देख सकें। अच्छा ओके, अच्छा ये मेरे पास वो स्लाइड है। अच्छा जी, ये मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 जो हम लोगों ने जिसमें एक एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस बनाया और फिर हम लोगों ने उससे रैंडम वेरिएबल बनाना सीखा। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो रैंडम वेरिएबल एक्स मैंने बनाया है इसका प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन क्या होगा। तो एक तो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन होगा उसमें टोटल 3 प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। दैट इज़ क्लियर बिकॉज़ इसमें यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब वो वैल्यूज़ निकलेंगी कैसे? थोड़ा सा अब हम इस बात पे गौर करते हैं। अच्छा, इसके लिए ना हमें करना यूँ पड़ेगा कि हमें ये जो सैंपल स्पेस है ना इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो सैंपल स्पेस है मेरे पास हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, और ये चूंकि इक्वली लाइकली आउटकम है तो इसमें हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी या हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है। तो 4 अगर आउटकम्स हैं तो चारों की प्रोबेबिलिटी चूंकि एक जितनी है तो 1/4 हर किसी की हो जाएगी। अच्छा, और जो x है मेरे पास उसको मैंने इस तरह से बनाया था, और अगर आपको याद हो तो 0 जो है मेरे पास आया था यहाँ से, और ये जो आउटकम है और ये वाली जो आउटकम है ये दोनों इसको मैप कर रहे थे, और जो ये वाली आउटकम है वो मैप होके 2 के ऊपर आई थी, ठीक है। अच्छा, अब
अ, इसको समझने के लिए ना अब हमें थोड़ा-सा ये समझना पड़ेगा कि हर जो एंट्री मेरे पास रैंडम वेरिएबल में है, उसको कितनी एंट्रीज़ ऊपर से मैप कर रही हैं, सैंपल स्पेस की कितनी एंट्रीज़ उसको मैप कर रही हैं। जैसे इस 0 के ऊपर एक ही एंट्री मैप कर रही है ना, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, लेट मी राइट इट विद रेड ताकि अलग रहे। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यानी कि P ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, ताकि मैं ये ज़रा थोड़ा क्लियर भी रहे। Probability of x is equal to 0, that will be equal to 1/4। ठीक है, मतलब एक सैम्पल स्पेस में सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इसको मैप कर रहा है। सैम्पल स्पेस के उस एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, तो x इज इक्वल टू 0 अगर होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 ही होगी। अच्छा, अब अगर हम 1 को देखें तो 1 को दो आउटकम्स ऐसी हैं जो कि को मैप कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों आउटकम्स हैं इनकी अपनी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है दैट इज़ 1/4 ईच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 विल बिकम 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। और इसी तरह से जो मेरे पास आखिरी आउटकम है 2, इसको भी एक ही आउटकम मैप कर रही है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग इक्वल टू 2, इट विल बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, वैसे भी अगर आप थोड़ा सा नोट करो तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 है, इट सीम्स लाइकली कि देयर आर मोर आउटकम्स जिसमें एक हेड होने का चांस है, और लेकिन दोनों हेड होने का चांस या ज़ीरो हेड होने का चांस इसके मुकाबले में कम है। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन इस सूरत हाल में बनेगा उसको हम p ऑफ x से डिनोट करेंगे। ठीक है, और हम वो इस तरह से लिखते हैं। अभी मैं इसको ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, लेकिन उसका जो बेहतर लिखने का तरीका होता है ना वो ये होता है कि हम इसके साथ बेसिकली x को भी लिखते हैं और वी एक्चुअली राइट वी मेक इट प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म कि x की क्या वैल्यू होगी तो px की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, जिस तरह टेबुलर फॉर्म में बताना थोड़ा सा बेहतर होता है। अदरवाइज इस तरह से अगर हम प्रॉबिलिटीज देख रहे हैं तो वी मस्ट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ x समवेयर नियर टू दिस पेज। ठीक है, अच्छा, ओके। अब जो अगली वाली एग्जांपल है वो आप लोगों ने खुद भी ट्राई करनी है, मैं लेकिन आपको करार भी देती हूँ, बट आई वुड लाइक कि आप उसको ज़रूर यहाँ पे वीडियो पॉज करके ट्राई करो। अच्छा जी, हाँ जी, ये मेरे पास सारी की सारी आउटकम्स थी। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इसमें देखो कि 0 कितनी दफ़ा अकर हुआ है, एक दफ़ा। 1 कितनी दफ़ा अकर हुआ है, 3 दफ़ा। इसी तरह से 2 भी 3 दफ़ा और 3 भी एक दफ़ा। तो जो मेरे पास ये 3 हेड्स वाली या जो 3 वॉइस कॉल्स वाला एक्सपेरिमेंट था, इसका जो सैंपल स्पेस हम लोगों ने बनाया था, ओके लेट मी नॉट राइट सैंपल स्पेस, वो फिर शायद इस जगह में पूरा ना आए। उसका जो एक्स हम लोगों ने बनाया था दैट वाज 0 1 2 3, और भी मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई हैं कि 0 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू एक आउटकम ऐसी है जो कि 0 को मैप कर रही थी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह से जो 1 की न्यूमेरिकल वैल्यू है, देयर वर 3 टोटल आउटकम्स जो कि 1 को मैप कर रही थी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। 8 कहाँ से आया, वाई 3/8? 3/8 इसलिए क्योंकि इसमें से ये जो मैंने आपको भी दिखाया ना, ये 8 आउटकम्स, ये वाली 8 आउटकम्स, ये हर आउटकम की अपनी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। 1/8 इसलिए कि ये 8 आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो जब हम 3 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी स्क्वायर करेंगे तो 3/8 हो जाएंगी। इसी तरह से ये भी 3/8 और ये 1/8, और आप जब इन सारी वैल्यूज़ को सम अप करोगे तो यू शुड गेट 1। ठीक हो गया,
अच्छा, अब हाउ अबाउट एग्जांपल्स 3 एंड 4? जो एग्जांपल 3 एंड 4 है ना, उसमें 3 को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, 4 प्रॉब्ली इसी लेक्चर में थोड़ा-सा आगे जाके आए। जो 3 है ना, बल्कि उसको मैंने सटली उस वक़्त भी डिस्कस किया था जब हम उस एग्जांपल को देख रहे थे कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जो डिफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो अ, हाँ जी, डिफेक्टिव कंपोनेंट्स की तादाद और नॉन डिफेक्टिव कंपोनेंट्स की तादाद बराबर नहीं है। हाँ, ठीक है, ये स्लाइड आपको याद होगी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखी है। तो हमें ये तो नज़र आ रहा है ऑल्दो कि ये दोनों मतलब सिर्फ दीज आर द ओनली टू एंट्रीज इन दिस सैम्पल स्पेस। तो हम लोगों ने तो अभी तक ऐसा ही सूरत हाल देखी है कि जहाँ पर सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली होती हैं, लेकिन जो सिचुएशन मैंने आपको बताई उसमें फिर ये इक्वल लाइकली नहीं रहती हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि मेरे पास जो ये वाला सैम्पल स्पेस है अवेलेबल इस सिचुएशन में, उसको देखिए जो रैंडम वेरिएबल बना है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन मैंने निकालना होगा तो वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, मतलब आप यूँ समझ लो कि इसमें जो सैम्पल स्पेस की क्योंकि सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं रैंडम वेरिएबल में भी उतने ही है ना, तो इस ये मतलब सैम्पल स्पेस की एक आउटकम जो है वो रैंडम वेरिएबल की एक आउटकम के साथ मैप हो रही है। तो जितनी प्रोबेबिलिटी इस आउटकम की होगी फिर उतनी ही प्रोबेबिलिटी इस रैंडम वेरिएबल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी लिंक या अटैच हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल नंबर 3 और 4 है ना, ये सॉरी 3 तो हम लोगों ने कर ली, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। 4 वाली का मैंने आपको बताया था कि अभी उस तरह की जो एग्जांपल है ना वो आगे हम लोगों ने थोड़े से छोटे स्केल पे करनी है। मसलन उसमें तो जैसे 100 बल्ब्स और उसमें से 10 को चूज़ करने की बात है। अभी हम थोड़ा कम बल्ब्स को चूज़ करके फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ओके, तो हम लोगों ने स्लाइड में ये कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल हो और हमने उसकी हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो किस तरह से हम सैम्पल स्पेस का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकल सके। अच्छा, ओके, अब हम लोगों ने सिर्फ उस प्रोबेबिलिटी को प्लॉट करना सीखना है। उसमें प्लॉटिंग में तो है कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बट लेट अस गिव इट अ ट्राई। अच्छा, ओके, अब एग्जांपल ये है कि 6 लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स या 6 बॉक्सेस ऑफ कंपोनेंट्स समझ लो are ready to be shipped by a certain supplier. The number of defective components in each lot is as follows. तो ये लॉट नंबर है ऊपर 1 2 3 4 5 6 और हर लॉट में जो डिफेक्टिव कंपोनेंट हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स वो उसके नीचे लिस्टेड है। मसलन अगर मैं लॉट 1 की बात करूँ उसमें कोई डिफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, लॉट 2 में 2 हैं, लॉट 3 में भी कोई नहीं है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हमें इसका हम रैंडम वेरिएबल बनाएंगे। रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स इन अ लॉट। तो वो आपको नज़र आ रहा है कि देयर आर 3 पॉसिबल ऑप्शंस, 0 1 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल है ना वो ये 3 बन गई। अच्छा, अब हम लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको ये देखते ही बड़ा क्लियरली पता लगना चाहिए कि हमारे पास जो ज़ीरो है ना, तो 3 आउटकम्स ऐसी हैं, मतलब ये वाली 1 पहला, तीसरा और छठा कंटेनर, कि इसमें इन तीनों बॉक्सेस में 0 डिफेक्टिव कंपोनेंट है और हर जो लॉट है उसको उठाए जाने की या उसको भेजे जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इसलिए मैं अगर हर लॉट की बात करूँ तो लॉट 1 की प्रोबेबिलिटी उसको उसको शिप किए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 को शिप किए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है एंड सो ऑन। तो अगर मैं जब हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 की बात करें तो 0 के अकर होने का चांस कितना है? हो जाएगा 3/6। ठीक है, और इसी तरह से 1 की अगर मैं बात करूँ तो 1/6 और 2 की बात करूँ तो उसको चूँकि 2 कंपोनेंट्स कर रहे हैं लिंक, तो दैट विल बी इक्वल टू 2/6। ठीक है, अच्छा, इसका जो है ना BMF, अब वो इस तरह से प्लॉट होता है कि इसके एक्स एक्सिस के ऊपर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं। रैंडम वेरिएबल की यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 0 1 और 2। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस पे 0 1 और 2 आ गया और हर पॉइंट के ऊपर हम एक स्टेम बनाते हैं
और उस टाइम की हाइट उतनी होती है जितनी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। तो x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो यहाँ मेरे पास x इज इक्वल टू 0 के ऊपर 1/2 का स्टेम बन गया। x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ये मेरे पास यहाँ पे 1/6 की हाइट का एक स्टेम बन गया। और x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 के ऊपर 1/3 का स्टेम बन गया। तो ये हम लोगों ने किया यूं कि पहले x बनाया, x के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की वैल्यूज़ देखी और फिर हम लोगों ने उसको प्लॉट करना सीखा। अब आगे हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको इस ना एग्जांपल ये समझा दूं और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने और लिख के एक और जुमला क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, ओके। अब एग्जांपल ये है या एक्सपेरिमेंट ये कि हमारे पास 5 ब्लड डोनर्स अवेलेबल हैं और उनके नाम कुछ ABCDE इस तरह से रखे गए हैं। इनमें से 2 लोगों का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और मतलब एक्सपेरिमेंट ये है कि बेसिकली ब्लड सैंपल लेने के बाद जो भी टाइप है ब्लड की वो लिखी जा रही है। ठीक है, 5 ब्लड सैंपल्स, 1 फ्रॉम एवरी वन इज टेकन एंड देन दैट टाइप इज रिटन जिस तरह से ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे। तो अब एक्सपेरिमेंट ये है कि ब्लड सैंपल्स मतलब हमारे पास जो ब्लड सैंपल्स हैं वो बेसिकली उसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे जिस ऑर्डर में वो टेस्ट हो। जैसे ए पर्सन आया, लेट सपोज के, और टेस्ट इस तरह से किया जाता है कि पहले ए का किया जाएगा, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का और ई का। तो इनके जो जो भी ब्लड टाइप्स होंगे वो टाइप कर लिए जाएंगे। इसी तरह से अगर इस तरह से सैंपल लिए जाते हैं तो इनके जो जो भी टाइप्स इंडिविजुअली होंगे वो ब्लड सैंपल के टाइप्स उस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम y को डिफाइन करते हैं एक रैंडम वेरिएबल आर वी, ये जो लिखा हुआ है ना, हाँ जी, ये आर वी, दिस इज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, लेट आर वी जिसका नाम y है, द नंबर ऑफ टाइपिंग्स नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एन ओ प्लस इंडिविजुअल। ये चूंकि पिछली दफ़ा स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन हुई थी समझने में, ऑल्दो आई डोंट नो व्हाई बट स्टिल दे वर वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि इसका क्या मतलब है इस बात का। तो मैंने इस जुमले को थोड़ा सा इस तरह से लिखने की कोशिश की है। आई होप इट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल कि लेट द वाई द रैंडम वेरिएबल इज सच एज टू इज सच कि जो वो पोजीशन ऑफ फर्स्ट ओ ब्लड, जो ब्लड सैंपल है ना, उसको शो कर रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आया ना तो आपको एक दफ़ा इसे पॉज करके ना इसको ज़रा फिर से समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं इसको लिख के भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे हम जब 5 लोगों का ब्लड सैंपल लेकर उनके ब्लड टाइप्स मेंशन करते हैं, तो लेट सपोज कि वो O प्लस, ए बी, बी प्लस, O प्लस इस तरह से है, या फिर ए O प्लस, बी, बी, ओ प्लस। मैं ओ प्लस इसलिए 2 दफ़ा लिख रही हूँ क्योंकि वो हमें आई गेस यहाँ पे मेंशन्ड है। अच्छा, या फिर ओ प्लस बी, ए बी प्लस। ठीक है, सॉरी, ओ पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। अच्छा, और इस तरह से हमारे पास मतलब मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस बनती जाएंगी। अच्छा, अब ये जो मैंने जुमला लिखा है कि हम लोगों ने वाई एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है, उसका स्टेटमेंट ये है, अगर मैं नीचे वाली स्टेटमेंट की बात करूँ, ऊपर वाली का मतलब यही है, लेकिन ऊपर वाली चूँकि मुश्किल लगी थी स्टूडेंट्स को तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा रिफ्रेस किया कि पोजीशन ऑफ फर्स्ट ओ पॉजिटिव ब्लड सैंपल। तो अगर मतलब दो ओ पॉजिटिव के 2 सैंपल्स हैं ना, तो मैं जो पहला ओ पॉजिटिव का सैंपल मुझे मिलेगा उस पोजीशन में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि वो जो पहला सैंपल जिस बंदे का लिया जाए वो उस बंदे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही हो। तो इस वाले सैंपल स्पेस के जो इस वाले एलिमेंट को या आउटकम को जो मैं असाइन करूँगी न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे जो पहला ओ पॉजिटिव है वो दूसरी पोजीशन पे है, तो इस तरह के सैंपल स्पेस को जो आउटकम जो न्यूमेरिकल वैल्यू साइन होगी दैट विल बी 2। और इसी तरह से
अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे भी अगेन जो ओ पॉजिटिव, पहला ओ पॉजिटिव पहली पोजीशन पे है, तो इसको भी जो असाइन होगी दैट वुड बी 3। अच्छा, आई होप कि ये समझ आ गया हो। अच्छा, तो अब अगर हम y को देखें तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो हमारे रैंडम वेरिएबल हैं, जो हमारा रैंडम वेरिएबल y है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू 0 तो ऑफ कोर्स हो नहीं सकते ना, क्योंकि मतलब पहले 5 सैंपल्स हम लोगों ने लेने हैं, तो इधर जो ओ पॉजिटिव है वो पहले ही पोजीशन पे होगा, या दूसरी पोजीशन पे होगा, या तीसरी पोजीशन पे होगा, या चौथी पे होगा, पांचवी पे नहीं हम इसको देख सकते, क्योंकि 2 लोग ऐसे हैं जिनका ओ पॉजिटिव है। तो अगर जो पहला ओ पॉजिटिव सैंपल है, अगर मैं वो चौथी पे मिला तो इट्स नोन ऑफ कोर्स कि जो दूसरा ओ पॉजिटिव है वो फिर पांचवें पे ही मिलेगा। ठीक है, मैं तो फिर से बता दूं, हमारे पास इन 5 लोगों में 2 लोग जो हैं वो ओ पॉजिटिव सैंपल्स के हैं। हम इंटरेस्टेड हैं एक ऐसा रैंडम रैंडम वेरिएबल बनाने में जिसमें जो पहला ओ पॉजिटिव बंदा है उसकी पोजीशन हाईलाइट हो या आइडेंटिफाई हो। तो जो पहला ओ पॉजिटिव है उसकी टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4। अगर ओ पॉजिटिव एक होता ना, मतलब सिर्फ एक बंदा ऐसा होता कि जिसका ब्लड टाइप ओ पॉजिटिव होता, तब फिर हम यहाँ पे 5 नंबर 5 भी लिखते हैं। लेकिन चूंकि 2 हैं तो अब तो उसकी 5वीं पोजीशन तो हो ही नहीं सकती, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है ना पॉसिबल y की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो ये हो सकती हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने चूँकि प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन बनाना है, तो पहले हम ज़रा इसकी प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करेंगे। अच्छा, अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया ना कि चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब हम लोगों ने सबसे पहले ये निकालना है कि इसको मैं थोड़ा सा अंग्रेज़ी में लिख देती हूँ, आप लोग इसका कोई नाम भी रख सकते हो कि फर्स्ट सैंपल बीइंग ओ पॉजिटिव, या इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखें तो वी शुड राइट समथिंग लाइक दिस कि पहला सैंपल ओ पॉजिटिव आने की क्या चांसेस हैं। अच्छा, अब जो बिल्कुल अगर हम इसको सिंपल पॉसिबल तरीके से करें ना, तो ये बिल्कुल वो एग्जांपल बन जाती है कि मेरे पास 5 ब्लड सैंपल्स अवेलेबल हैं, इनमें से 2 ओ पॉजिटिव हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं उन ब्लड सैंपल्स में से एक चूज़ करूँ तो वो ओ पॉजिटिव निकले, ठीक है? ये बिल्कुल यही सिंपलेस्ट पॉसिबल स्टेटमेंट ये बनती है इसकी। तो आप इतनी प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल जानते हो कि आपको पता हो कि मेरे पास टोटल 5 सैंपल्स हैं, इनमें से चूँकि 2 ओ पॉजिटिव हैं, तो एक चूज़ करूँ और वो ओ पॉजिटिव निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 बनती है। अच्छा, लेकिन एक और तरीका भी है इसको समझने का। ये हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवालों में ये किया था। अच्छा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवालों के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो पहले हमें फिर देखना ये होगा कि हमारे पास जितने भी टोटल जो हैं 5 सैंपल्स, उनको लिखे जाने का तरीका क्या है। तो फिर हम देखना ये पड़ेगा कि उस वो टोटल ऑप्शंस हमारे पास कितनी बनेंगी, ठीक है? तो दैट विल इक्वल टू 5p5, ठीक है? परम्यूटेशन, अच्छा व्हाई नॉट कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मसला ये है कि जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना, वो तो मुझे सिर्फ वो 1 देगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना, कि मेरे पास अगर 5 सैंपल्स हों तो मैं उनको सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो 5 सैंपल्स हैं हमारे पास और उन्हें ये देखना है कि उन पाँचों को मुख्तलिफ ऑर्डर से अगर हम लिखें तो उनके कितने तरीके बन सकते हैं। तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 ही 5 आ जाएगा। और अब हम ज़रा न्यूमरेटर की बात करते हैं। हम चूँकि बात कर रहे हैं पहले सेट की, सॉरी, बिल्कुल पहली पोजीशन की, तो मैं इसको थोड़ा-सा ना प्रोडक्ट रूल से लिखूँगी। तो जो मेरे पास पहली आउटकम है, आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि उसका ओ पॉजिटिव होने का चांस कितना है, तो वहाँ पे मेरे पास 2 की ऑप्शन है, ठीक है? उन 2 में से कोई एक ओ पॉजिटिव निकल आए। 2 यानी कि 2 जो ओ पॉजिटिव सैंपल वाले सैंपल उनमें से कोई एक निकल आए। अच्छा, अब जब मैं दूसरी पोज़ीशन पे आती हूँ, क्योंकि
अगेन 5 दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 5 स्टेजेस या स्टेप्स। तो अगर मैं जब दूसरी पोजीशन की तरफ आती हूँ तो अगर अब आप नोट करो तो यहाँ पर अब मेरे पास टोटल 4 ऑप्शंस आ गई हैं ना, ठीक है? जो एक यहाँ से बचेगा क्योंकि इन दोनों में से एक बेसिकली पिक किया जाएगा पहले सैंपल के तौर पे। एक सैंपल ये बच जाएगा और 3 सैंपल मेरे पास और भी हैं। तो दूसरी पोजीशन का चूँकि मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो कोई ख़ास सैंपल निकले हो, कोई भी निकल सकता है, तो दूसरी पोजीशन पे 4 ऑप्शंस हैं, तीसरी पे 3 हैं, चौथी पे 2 हैं और पाँचवीं में तो मेरे पास एक ही बचेगा। ठीक है? तो इसका आंसर जब आप निकालोगे तो दैट विल बी 2/5। तो मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम एक ही सवाल को 2 मुख्तलिफ तरीकों से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सिंपल प्रोबेबिलिटी का तरीकाकार निकाला कि टोटल 5 सैंपल्स हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पॉजिटिव निकले पहले वाला, दैट इज़ इक्वल टू 2/5। या अगर हमें इस तरह से समझ नहीं अगर आती, हमें प्रोडक्ट रूल या कॉम्बिनेशन परमिटेशन थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है तो फिर हम उस तरीके से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब अच्छा ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सैंपल बीइंग ओ पॉजिटिव उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल आई। अच्छा फिर हम निकालेंगे कि सेकंड इज ओ पॉजिटिव। ठीक है, अब ये थोड़ी सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसलिए क्योंकि तो ये सिचुएशन है, वी नो कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पर हमें थोड़ा सा एक प्रीवियस इंफॉर्मेशन है हमारे पास सच दैट के सेकंड बीइंग ओ पॉजिटिव बट फर्स्ट नॉट ओ पॉजिटिव। ठीक है, अगर जाहिर है जो फर्स्ट अगर ओ पॉजिटिव होता तो वो सारे केसेस तो यहाँ पे केटर वैसे ही हो जाएंगे। तो इसको भी मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट नॉट ओ पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने वो वाली चीज़ लिखी है, probability of A given that B happens into probability of B। ये वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। अच्छा, अब ज़रा यहाँ से शुरू करने की probability of first not O positive। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट अब यहाँ पे लगेगा। तो फर्स्ट नॉट ओ पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5, टोटल 5 है, 3 ओ पॉजिटिव नहीं है। और अब प्रोबेबिलिटी कि जी दूसरा वो पॉजिटिव निकले सच दैट कि पहला नहीं था। अच्छा, जब पहला इसका मतलब एक तो निकल चुका है ना, तो एक तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 4 रह चुके हैं और मैं जानना ही जा रही हूँ कि अच्छा इन 4 में जो दूसरे नंबर पे पॉजिटिव निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो हो जाएगी 2/4 क्योंकि इसमें से 2 पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इज ओ पॉजिटिव। अच्छा, ये चीज़ अगर कॉम्प्लिकेटेड लगती है समझना और अगेन हमें कॉम्बिनेशन परमुटेशन का कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज़्यादा आसान है, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मेरे पास अगेन जो डिनोमिनेटर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 5p5, ये टोटल जो सैम्पल स्पेस बनता है मेरे पास। अच्छा, अब इसमें जो मेरे पास बिल्कुल पहली पोजीशन है उसमें मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं, दैट आर 3, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल दोज केसेस जहाँ पे पहले नंबर पे ओ पॉजिटिव नहीं होता, तो वो 3 हो गए। दूसरे नंबर पे आई एम इंटरेस्टेड इन दोज नंबर ऑफ सैंपल्स जो ओ पॉजिटिव हैं, तो दूसरे नंबर पे मेरे पास 2 की ऑप्शन है। अब तीसरे में मेरे पास 3 की ऑप्शन है। 3 की कैसे? एक यहाँ पे निकल आया जो कि नॉन पॉजिटिव था, एक यहाँ पे निकल आया ओ पॉजिटिव। अब 2 यहाँ से बचे हुए हैं, एक यहाँ से बचा, तो तीसरे नंबर पे मेरे पास 3 लेफ्ट ओवर्स हैं, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसी के बराबर आएगी। अच्छा, ये बराबर आती है 0.3 के। ठीक है, 3/10। अच्छा, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बीइंग ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से निकालना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। आप इसको इस तरीके से भी करके वेरीफाई कर सकते हो कि थर्ड बीइंग ओ पॉजिटिव गिवन दैट सेकंड नॉट ओ पॉजिटिव, फर्स्ट नॉट ओ पॉजिटिव। ठीक है, अब ये हम लोगों ने
इंटरसेक्शन लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे उन सारे सेट्स के इंटरसेक्शन में इंटरेस्टेड हैं जिसमें पहला ओ पॉजिटिव नहीं होगा और दूसरा भी ओ पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ जाहिर सी बात है कि प्रोबेबिलिटी जो मल्टीप्लाई होगी दैट वुड बी सेकंड नॉट ओ पॉजिटिव इंटरसेक्शन विद फर्स्ट नॉट ओ पॉजिटिव, ठीक है। और ये फिर थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा, तो मेरे पास जो ये वाली चीज़ है वो तो खैर यहाँ पे आ जाएगी। इस वाली प्रोबेबिलिटी को ना हमें मल्टीप्लिकेशन रूल से खोलना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें नहीं यहाँ पर आ गई। अब इसको अगर हम लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड नॉट ओ पॉजिटिव गिवन दैट फर्स्ट नॉट थोड़ा सा ये बेसी ज़्यादा हो गया, मिनट। First not O positive and probability of फर्स्ट नॉट ओ पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे ये टोटल 3 टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई होंगी। तो हम शुरू करेंगे लास्ट वाली टर्म से। अच्छा, हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे कि थर्ड सैंपल इज ओ पॉजिटिव। तो थर्ड सैंपल इज ओ पॉजिटिव सच दैट कि पहला भी ओ पॉजिटिव नहीं था और दूसरा भी ओ पॉजिटिव नहीं था। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगी, और ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ये मल्टीप्लिकेशन रूल का है। और जो ये वाली टर्म है ये ज़ाहिर इसकी प्रोबेबिलिटी हमें साथ लिखनी पड़ेगी। फिर इस चीज़ को, ये जो इंसर्कल्ड है, इसको स्प्रेड किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड नॉट ओ पॉजिटिव फर्स्ट नॉट ओ पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट नॉट ओ पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें 3 बेसिकली प्रोडक्ट्स लिखने हैं। ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट नॉट ओ पॉजिटिव, ये वाली कंडीशन प्रोबेबिलिटी, और ये जो ऊपर वाली टर्म यहाँ पर कॉपी होकर आई है ये तीसरी टर्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट नॉट ओ पॉजिटिव वो हमारे पास आएगी 3/5, ठीक है, क्योंकि 5 में से 3 जो है वो पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, अब इस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी की तरफ आते हैं। इसके उसमें क्या लिखा है कि फर्स्ट ओ पॉजिटिव नहीं था, अब सेकंड भी ओ पॉजिटिव ना हो, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। एक तो मेरे पास बाकी 4 बचे हैं और यहाँ पर बाकी 2 बचे हैं, ठीक है। मतलब जो 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 नॉन ओ पॉजिटिव हैं, टोटल 4 हैं और नॉन ओ पॉजिटिव उसमें 2 हैं। और अब ये जी थर्ड वाला जो है जो अब ये वाली प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू लिखनी है, वो ये है कि पहले दोनों नहीं थे ओ पॉजिटिव, अब तीसरे वाला जो है वो ओ पॉजिटिव है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे कि लेफ्ट ओवर मेरे पास 3 है और जो इनमें से ओ पॉजिटिव है वो 2 हैं, ठीक है। इसको जब अब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.2। अच्छा, और इसी चीज़ को अब हम जब सॉल्व करते हैं ना, चौथे के लिए, तो उसका मैं आंसर यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ आपको, उसको ज़रा प्लीज़ ट्राई करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ इज़ ओ पॉजिटिव, तो ये मेरे पास जिसका आंसर है ना वो 0.1 आता है। लेकिन इसको जो सोल्यूशन है ना मैं ये आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, ठीक है। आपको ज़रा प्लीज़ ट्राई करना। अच्छा, अब हम ज़रा इसको समराइज़ कर लें कि हम लोगों ने निकाला क्या यहाँ तक। हमारे पास x है और हमारे पास p ऑफ x है। तो x यहाँ पास, सॉरी x नहीं था, हमारे पास y था। वन टू थ्री फोर, ये 4 वैल्यूज़ थी मेरे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 4 की वैल्यू 0.1 थी, इसकी वैल्यू 0.2 थी, इसकी वैल्यू मेरा ख्याल है 0.3 थी। 1 2 3 4 5 6 और जो पहले वाला है उसकी 0.4 आई थी। इस फॉर्म इसके लिहाज से तो 0.4 बनता है। 2/5 इज़ 0.4। अच्छा,
तो ये मेरे पास जो है ना प्रोबेबिलिटीज़ आ गई और उसका सॉरी रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि क्या होगा और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने अगर बनाना है इसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, तो वो हम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। 4 वैल्यूज़ हैं 4 रैंडम वेरिएबल में और हर किसी की जो हाइट है वो उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से है। अच्छा जी, और अब इसी तरह से प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन हम लोगों ने बनाना है इस एग्जांपल का। अच्छा, ये एग्जांपल जो है ना ये थोड़ी सी उसी तरह की है जिस तरह से हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल्स बनाते हुए एग्जांपल नंबर 4 देखी थी। तो अभी हम उसको थोड़ा सा थोड़ी कम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ, थोड़ी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ देख रहे हैं और इंशाल्लाह अभी हम प्रोबेबिलिटीज़ भी निकालना सीखेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, अब एक कलेक्शन है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 100 फ्यूजेस and it is inspected by the following procedure कि 5 fuses are chosen at random, 5 fuses हम उठाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं। if all 5 blow at the correct amperage, अगर सारे 5 बल्ब्स बिल्कुल ठीक ठीक ब्लो करें तो उस लॉट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अ, अगर उसमें से कोई एक भी शायद फ्यूज़ हो गए, प्रॉब्ली इसका यही मतलब है, एक भी क्वेश्चन से फ्यूज हो जाए तो वो लॉट रिजेक्ट कर दी जाएगी। अच्छा, अब हमें ये पता है, हमें या मे भी हमें नहीं पता, ये सवाल की घर से इंफॉर्मेशन दी गई है कि सपोज द लॉट कंटेन्स 20 डिफेक्टिव फ्यूजेस, 100 में से 20 फ्यूजेस खराब हैं। तो जो रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने बनाना है ना, दैट हैज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिफेक्टिव फ्यूजेस इन द सैंपल ऑफ 5। अच्छा, तो अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी बतानी है लॉट को एक्सेप्ट करने की। तो हमें बेसिकली ये सवाल, ये जो है पहली स्टेटमेंट, इट माइट बी मिसलीडिंग, लेकिन इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम लोगों ने जो हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, ठीक है। तो हम उसकी प्रोबेबिलिटीज़ इस तरह से निकालेंगे। पहले तो हमें रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है ना, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा खुद से सोचना चाहिए कि एक्स कैसे निकलेगा। अब ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, इट माइट बी पॉसिबल कि हम जो 5 का सेट है उनको जब पांचों को चेक करें, पांचों फ्लो हो जाएं और उसमें से कोई भी डिफेक्टिव ना हो। इट्स वेरी मच पॉसिबल। तो इस केस में जो डिफेक्टिव नंबर ऑफ डिफेक्टिव फ्यूजेस हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक फ्यूज़ डिफेक्टिव हो या एक बल्ब डिफेक्टिव हो, या फिर 2 हों, 3 हो, 4 हों, या फिर पाँचों के पाँचों हों। तो ये पॉसिबल हमारे पास रैंडम वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बनती हैं। अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? अच्छा, अगेन आपको थोड़ा सा ना इसमें सोचना ये चाहिए कि सैम्पल स्पेस में टोटल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब क्या उसका साइज़ होगा सैम्पल स्पेस का, और उसमें से अगर मैं अ, उठाऊँ एक मतलब एक 5 का सैंपल उठाऊँ अगर मैं, और उसमें से कोई भी डिफेक्टिव ना हो, तो वो कौन से आउटकम्स होंगे जो कि इस सिचुएशन को मैप कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि लेट्स सपोज ये जो 100 बल्ब है ना, उसमें से ये डिफेक्टिव हैं और ये नॉन डिफेक्टिव हैं, तो ये 80 हैं, ये 20 हैं, ठीक है। तो रैंडमली इसमें से और ये टोटल 100 हैं, और हम जब इसमें से 5 हमने उठाने हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक तो वो रैंडमली उठाए जाएंगे, दूसरा चूंकि बल्ब्स का ऐसा कोई नंबर नहीं है, बल्ब्स की सिर्फ एक पहचान है कि वो डिफेक्टिव हों या नॉन डिफेक्टिव हों। तो अगेन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लेट सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ कि एक बल्ब डिफेक्टिव है, तो मेरे लिए एक इस तरह का सैंपल या फिर एक इस तरह का सैंपल, ये दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें इसका पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती डिफेक्टिव बल्ब की। इन दोनों
को मैं एक ही कैटेगरी में काउंट करूँगी। तो मेरे पास जो टोटल पॉसिबल सैंपल स्पेस का साइज़ बनता है ना, वो ये बनता है। इसको हम एन नहीं, एन तो की तो वैल्यू है मेरे पास, NCR या फिर 100C5। तो जो टोटल सैंपल स्पेस मेरे पास बनता है, अगर मैंने इस तरह की सिचुएशन में से 5 एलिमेंट्स उठाने हो तो वो ये बनता है। अच्छा, अब हम यानी कि ये तो डिनोमिनेटर मेरे पास आ गया ना, अब हम जरा न्यूमरेटर की बात करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में जरा हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में हम क्या करें? न्यूमरेटर में जैसे को मैंने बताया ना कि अब हम इस तरह की सिचुएशन की बात करें कि डिफेक्टिव कोई भी ना हो, तो इसका मतलब ये है कि जो 80 बल्ब ठीक हैं, पांचों के पांचों उसमें से उठाए जाएं, और जो 20 बल्ब हैं उसमें से कोई भी ना उठाया जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास ये सारे वो सेट्स होंगे जो कि जिसमें डिफेक्टिव बल्ब कोई भी नहीं होगा। इसे करने का एक तरीका ये भी है कि हम इसको इस तरह से कर लें, 80 इंटू 79 इंटू 78 इंटू 77 इंटू 76। ठीक है, मतलब पहली पोजीशन पे हमारे पास जो नॉन डिफेक्टिव 80 बल्ब हैं उसमें से एक उठाया जाए। जब वो एक उठा लिया हम लोगों ने, बाकी 79 रह गए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से लगाया है। तो इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है। अच्छा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 0.3193 आएगी। फिर प्रोबेबिलिटी के एक बल्ब डिफेक्टिव हो, डिनोमिनेटर तो मेरे पास यहीं से आएगा। न्यूमरेटर कैसे आएगा वो आप ऊपर से देख सकते हो कि जो 80 बल्ब हैं उसमें से 4 उठाए गए और डिफेक्टिव बल्ब जो हैं उसमें से एक उठाया गया। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे मिलती है वो इसके बराबर है। ठीक है, और इस तरह से मैं बाकी की वैल्यूज़ लिख देती हूँ, लेकिन उसको जो कंप्यूट किए जाने का तरीका कार है ना, वो बिल्कुल यही वाला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, लेकिन आपने ये कैलकुलेट करके देखने हैं ताकि आपको ये समझ आए और वेरीफाई भी हो जाए कि आंसर यही निकल रहा है। ठीक हो गया। और इसी तरह से जब आप इनको प्लॉट करोगे, एक्स एक्सिस पे आपके पास लिखा जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ होगी, और यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी प्लॉट करोगे विच द एक्सिस विल बी डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इन 6 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आपने एक स्टेम प्लॉट बनाना है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने इन सारी एग्जांपल्स में ना प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन को डिटरमिन करना और प्लॉट करना ये सीखा है। अब हमारे पास जो इससे अच्छा ठीक है, ये आपके पास ओके वेरीफाई करने के लिए है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम इसकी विड्थ को इतना ही चौड़ा रखें। आई गेस मैटलैब में कुछ इस तरह की सेटिंग थी कि ये इतने वाइड विड्थ के बन गए, अदरवाइज जब पिछली दोनों एग्जांपल्स में आपने नॉर्मल स्टेम प्लॉट्स देखे हैं, दोज प्लॉट्स विल डू। अच्छा, अब हम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन तो एक तरीका कार था प्रोबेबिलिटी निकालने का और प्रेजेंट करने का। अच्छा, एक और तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं, इसे कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, या CDF उसको बोला जाता है। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको थोड़ा सा CDF बता देती हूँ कि वो होता क्या है, और उसके बाद मैं फिर आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूँगी कि we must have one of these methods या functions available to compute the other one। मतलब प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन अगर है तो उसको देख के आप CDF निकाल सकते हो, और CDF अगर है तो आप उसको देख के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम मतलब PMF होपफुली आपको निकालना भी आ गया होगा, प्लॉट करना भी आ गया होगा। अब उसको इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि CDF कैसे निकालते हैं।
अच्छा, CDF जो है ना, उसमें जो वर्ड कॉमुलेटिव है उसको देखकर एकॉमुलेट करते जाना या जमा करते जाना, ठीक है, ये इसका मतलब बनता है। आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो आप क्यूमुलेट करते जा रहे हो, आप जमा करते जा रहे हो प्रोबेबिलिटीज को, ठीक है। मसलन हमारे पास इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल की दूंगी कि लेट सपोज मेरे पास x1 x2 x3 x4 ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसकी ये 4 पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसका पीएमएफ जब बनाया था तो बनाना सीखा था, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आई थी मिसाल के तौर पे। ये मुझे पता है अपनी अपनी बैकग्राउंड से कि ये जो चारों वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू, ये और फिर आगे ये और फिर ये तकरीबन इस तरह की कोई वैल्यू बन रही है लगभग। अच्छा, इन चारों वैल्यू से जब मैं एड अप करूँगी इट शुड बी इक्वल टू 1। ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन या फिर पी ऑफ एक्स से हमने इसको डिनोट किया था। अच्छा, अब अगर मुझे CDF बनाना है यहाँ के या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो उसको हम इस तरह से बनाते हैं कि x1 x2 x3 x4। सबसे पहली बात ये जो CDF होता है ना, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इसको पीस वाइज कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, लेकिन होता ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये जो स्टेम होती है ना, x1 के ऊपर जो स्टेम बनी होती है उतनी हाइट की स्टेम बना के इसको एक कंटिन्यूस फंक्शन बनाते हैं। जब हम इस पॉइंट पे पहुँचते हैं ना जहाँ पे x2 आता है, तो हम इसमें ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर देते हैं। अब इस स्टेयर केस की हाइट बढ़ के ज़्यादा हो गई, ठीक है। ये हमने उतनी हाइट की स्टेम बनाई या उतना जंप इसमें लगाया जितनी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी। अच्छा, फिर हम आगे जाते गए। अब हम जब x3 पे पहुंचे तो वहां पर हमें मजीद कुछ मिल गया। हम लोगों ने मजीद इसको बढ़ा दिया, उतनी जंप लगाई जितनी ये प्रोबेबिलिटी है। फिर हम आगे जाते गए और फिर हमने मेरे पास अब जगह थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी और जंप लगाई, कितनी जंप लगाई जितनी ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है। और फिर हम उसके बाद, क्योंकि x4 लास्ट रैंडम वेरिएबल है, इसके बाद रैंडम वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू खत्म हो गई, तो फिर हम इसके बाद यहाँ पे एरो लगा देते हैं। और अगर आप नोट करो तो ये वाली जो वैल्यू जब तक यहाँ तक पहुँचता है तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम फिर करते हैं x1 पे हमने उतने साइज की स्टेम बनाई जो मेरे पास x1 की न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोबेबिलिटी की है। ये x1 की न्यूमेरिकल वैल्यू x एक्सिस पे शो होती है और x1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये स्टेम उस प्रोबेबिलिटी की हाइट को शो करता है। अच्छा, ये स्टेम बना के हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन को इस तरह से चला दिया। अब x2 की प्रोबेबिलिटी इसमें हम लोगों ने शामिल कर दी, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। यहाँ से हम आगे चलते गए। अब x3 की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो इसमें ऐड अप हो गई और हमारे पास ये यहाँ पे जंप लग गई। और फिर हम आगे चलते गए और फिर यहाँ पर x4 की प्रोबेबिलिटी ऐड अप हो गई। और चूंकि ये लास्ट प्रोबेबिलिटी थी जो कि ऐड होगी, तो यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अब इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने जो है ना इक्वेशन जो लिखी हुई है वो ये कि हम जो CDF है ना उसको पहली बात है कि हम प्रेजेंट करते हैं फंक्शन f के साथ। p को हम इस्तेमाल करते हैं PMF के लिए और f को हम इस्तेमाल करते हैं CDF के लिए। और बेसिकली वो हम प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का ये मतलब है। अभी हम ज़रा CDF बनाना सीखते हैं। हम लोगों ने जो अभी तक PDF बनाने PMF से बनाने सीखे हैं ना उसके, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने जो बिल्कुल पहली एग्जांपल की थी ना जिसमें 2 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे थे और हम नंबर ऑफ हेड्स काउंट कर रहे थे, उसमें जो हमारे पास PMF था
उसकी 3 वैल्यूज़ थी 0 1 2 ठीक है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, ये 1/2 थी, ये भी 1/4 ठीक है। ये दोनों 1/4 और ये मेरे पास 1/2 की थी ठीक है। अब इसका पहले तो मैं आपको ज़रा CDF बनाना सिखा दूँ, फिर हम कुछ मुख्तलिफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी कंप्यूट करना सीखेंगे। अच्छा, अब CDF मेरे पास कैसे बनेगा? अच्छा यहाँ पे x नहीं हमें लिखना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल X लिखना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे कैपिटल X, ये f ऑफ x, ये है मेरे पास p ऑफ x। अच्छा, ये मैंने 0 1 2 ये फॉर नो रीज़न, अगर आपको ये स्पेस ज़्यादा लग रही है और ये स्पेस कम लग रही है तो इट्स ड्राइंग मिस्टेक ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इसको नॉन लीनियर रखना है। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पर एक हाइट का सिग्नल बनाया, इसकी हाइट है 1/4। ये हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू किया इस तरह से। अब 1/4 में 1/2 एडअप हुआ, ये मेरे पास इसकी अब हाइट हो जाएगी 3/4। यहाँ पर हम इस पॉइंट तक पहुँचे, अब 2 इस पॉइंट पर जब पहुँचे यानी कि 2 तक, अब 3/4 में 1/4 एडअप हुआ और ये 1 तक पहुँच गया। और अब मुझे इसको मैं इस तरह से एरो बना के यहाँ पे छोड़ दूँगी। तो PMF की वैल्यूज़ मेरे पास अगर हैं तो उसे CDF इस तरह से बनता है। हम हर पॉइंट पे यानी कि एक नया रैंडम वेरिएबल जब आ जाता है तो पुरानी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ हैं उसमें नई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऐड हो जाती है, फंक्शन का जो ग्राफ है उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है? एंड सो ऑन। तो ये स्टेयरकेस किस्म का ग्राफ बनता है। अच्छा, अब हमारे पास कई दफ़ा सवाल आते हैं, मतलब अगर यहाँ पर CDF हमें गिवन होता है और उससे हम कुछ सवाल निकाल सकते हैं, तो एक हम काम ये भी कर लेते हैं। अच्छा, वैसे आई वुड लाइक कि हमारे पास ना एक ऐसा CDF हो जिसमें ज़्यादा ग्राफ्स हो। अच्छा, आपने करना यूँ है कि ये जो हाँ लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने की है ना बल्ब फ्यूजेस वाली, जिसकी मैंने 6 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी भी थी, उसका ज़रा CDF आपने बनाना है। मैं उसका CDF ना किसी स्लाइड पे बनाती हूँ और फिर हम उसके सवाल कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा CDF बनेगा तो उसके सवाल ज़रा थोड़ा सॉल्व करना आसान होगा। 0 1 2 3 4 5 5 तक की था उसकी वैल्यूज़ ठीक है। तो मेरे पास 0 से ऑन 1 तक उसकी जो वैल्यू थी ना, चलो वो मैं बाद में लिख देती हूँ। थोड़ा सा मैं अपने अंदाजे से बना रही हूँ और ये 1 हो जाएगा। अच्छा, 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू थी 0.3193 और इसमें आप अब ऐड करोगे, अच्छा नहीं थी तो 0.3193 ठीक है। ये मेरे पास इसकी वैल्यू 0 के ऊपर थी। अब जब 1 जैसे इंट्रोड्यूस हो गया 1 ठीक है, 1 के ऊपर अब ग्राफ हम लोगों ने 1 से लेकर आगे चलना है ना, तो 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 0.4201 थी, तो 0.3193 में 0.4201 एडअप होगा और वहाँ पर जो इसकी जो ये वाली हाइट इंक्रीज होकर जो ग्राफ आया है दैट इज़ 0.7394, अगर बस अब जगह नहीं है। और इसी तरह से 0.9467, ग्राफ तो अच्छा स्केल पे नहीं बना हुआ, 0.9945, 0.9996 ठीक है। आई होप आपको ये नज़र आ रहा हो। तो ये मेरे पास जो है ना एक CDF है उस एग्जांपल का जो अभी थोड़ी पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, वो मैं आपके सामने लिख भी जाती हूँ और फिर मैं आपको कंप्यूट करना सिखाऊंगी कि अच्छा ये ग्राफ आप ज़रा प्लीज़ अपने पास आप बना लो
अब फिर हम इसको देखते हुए ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा हो जाए कि CDF अगर हो हमारे पास तो किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, अब अगर हमने इसमें से कंप्यूट ये करना हो कि f such that x is lesser than 1, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अब इसमें देखो लेसर देन का साइन है, लेसर देन इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये जो है ना x इज इक्वल टू 1 उससे पीछे पीछे की बात कर रहे हैं। तो अगर आप x लेसर देन 1 की बात करो तो इस पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, दैट इज the same value which is available at x is equal to 0 and it is equal to 0.3193। अब अगर ये सवाल पूछा जाता कि probability at x lesser than or equal to 1, ठीक है, तो फिर हम इसमें अब चूंकि 1 शामिल हो गया ना, ठीक है, लेसर देन इक्वल टू 1 का मतलब है कि 1 शामिल हो गया, अब चूंकि 1 शामिल हो गया तो फिर हम इसमें अब फिर 0.7394 फिर हम ये लिखेंगे। तो अब ओके, इसी तरह से अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से लेकर 4 तक क्या है। अब इसके इसके दो ऑप्शंस होते हैं इसमें, इधर वी कैन डू कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, मतलब हमने ये देखना है ना कि अब 2 से लेकर 4 तक हमारे पास कौन कौन से रैंडम वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो अगर हम 2 से शुरू करें और 4 पे हमने ख़त्म करना हो तो बीच में एक और है, तो वी नीड टू ऐड प्रोबेबिलिटीज एट 2, प्रोबेबिलिटी एट 3, प्रोबेबिलिटी एट 4। ठीक है, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ ये थोड़ा सा जहन में आपने रखना है। तो जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ हैं, मसलन 0.2073, 0.0478 प्लस 0.0051, ये आपने तीनों एडअप करनी है और फिर आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा। मेरे पास आंसर नहीं लिखा हुआ। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि ये जो हम लोगों ने तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेसर देन इक्वल टू x लेसर देन इक्वल टू 4 को निकालने के लिए, इसमें आपके पास इधर PMF होना चाहिए या फिर हर प्रॉपर्टी हर जो है ना ग्राफ इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास PMF नहीं है, आपके पास अगर सिर्फ CDF अवेलेबल है, ठीक है, सिर्फ अगर आपके पास यानी कि ये CDF वाला ग्राफ अवेलेबल है और इसको देखकर आपने इस सवाल का जवाब देना है, तो फिर उसमें एक और इक्वेशन जो कि एप्लीकेबल है वो ये है कि आप प्रोबेबिलिटी एट 4 निकाल लो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। अच्छा, 1 क्यों, मतलब इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी CDF ऑफ 2 क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। 2 इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि अगेन इस इक्वालिटी के साइन की वजह से कि हम इंटरेस्टेड इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, तो हमें जो इससे इस पॉइंट से जो पीछे वाला पॉइंट है ना, ठीक है, मतलब हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे, आप यूँ समझ लो अपनी आसानी के लिए कि इस पॉइंट में से हम ये वाला जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये वाला पॉइंट हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1, मतलब ये वाला पॉइंट चूंकि बेसिकली मतलब ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू वही है जो 1 से ऑनवर्ड्स हो जाएगी, तो इस एरो को बेशक मैं यहाँ लगाऊं, इस एरो को बेशक मैं यहाँ लगाऊं, एक ही बात बनती है। अच्छा, और इसमें अगर ये सवाल होता स्लाइड, सवाल अगर ये होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेसर देन x लेसर देन 4, अब आप देखो कि इसमें 2 शामिल नहीं है, ठीक है, 4 शामिल है, 2 शामिल नहीं है, तो अब हम जो इंटरेस्टेड है ना वो इंटरेस्टेड हम मतलब 2 के बाद वाला जो रैंडम वेरिएबल्स हैं सच दैट के मतलब वहां से हम शुरू करेंगे सच दैट के हम 4 पे ख़त्म करें, ठीक है, तो ये हमारा स्टिल लास्ट पॉइंट है।
और हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि जो 2 के बाद जो मतलब 2 के बाद जो भी रैंडम वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू है विच इज़ 3, उससे इमीडिएटली पीछे वाला पॉइंट हम लेना चाह रहे हैं। अच्छा, इमीडिएटली पीछे वाला पॉइंट तो वही पॉइंट है जो कि मतलब ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो ये होगा। ठीक है? तो आप प्लीज़ ज़रा इस चीज़ पे गौर करना कि अगर हमें 2 को अगर हम शामिल करें तब हमारे पास इक्वेशन किस तरह की बनती है प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए। अगर हम 2 को शामिल ना करें तब हमारे पास इक्वेशन किस तरह की बनती है। ठीक है? अच्छा, इसी तरह से अब आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए इसको देख कर के अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 क्या बनेगी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या बनेगी। ठीक है? अच्छा, ओके। लेट मी सी कि आगे इसके क्या है एंड देन वी डिसाइड कि हमने ओके हम ना इस CDF के ऊपर मैं अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आपके कोई सवाल हों इस सारे लेक्चर में से तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लो और फिर अब इंशाल्लाह हमारी जो भी नेक्स्ट फेस टू फेस क्लास होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।